राज्य है मुगल साम्राज्य, जैसे कि आज का जो हमारा भारत है, आज के हमारे भारत को टोटल 28 प्रांत में बांटा गया है। फिर प्रत्येक प्रांत को अलग अलग जिला में बांटा गया है। फिर जिला को प्रखंड में बांटा गया है, प्रखंड को पंचायत में बांटा गया है, पंचायत को गांव में बांटा गया है, गांव को वार्ड में या टोला मोहल्ला में बांटा गया है, और प्रत्येक वार्ड को प्रत्येक घर में बांटा गया है, प्रत्येक घर को प्रत्येक परिवार में बांटा गया है। समझ गए? यही ना है जी, यही है। और फिर कुछ देर के बाद आप अकेले हो जाएंगे, समझे? तो वैसे ही मुगल साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था और काफी बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि मुगलों का शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, इतना बड़ा क्षेत्र मुगलों के अधीन हुआ करता था। इतना बड़ा साम्राज्य मुगलों का हुआ करता था। तो मुगलों का जो इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, अब सिर्फ अगर बादशाह बैठ करके शासन चलाना चाहे तो पॉसिबल नहीं था। बादशाह बैठ करके शासन चलाना चाहे तो ये जो है आपको पॉसिबल नहीं था। इसलिए कई सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया, प्रांत का विभाजन जिला में किया गया, जिला का विभाजन परगना में किया गया, परगना का विभाजन ग्राम में किया गया। मतलब जैसा कि आप हर साम्राज्य या हर वंश के प्रशासनिक व्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे तो साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को जिला में, जिला को परगना में, अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग संदर्भ में पढ़ना होता है हम लोगों को। जैसे चोल साम्राज्य में जाइएगा तो जो है आपको साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को कमिश्नरी में, कमिश्नरी को जिला में, फिर जिला को प्रखंड में। समझ गए? तो थोड़ी बहुत विभिन्नताएं जो है यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो यहां पर मुगल साम्राज्य के संदर्भ में समझते हैं। जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो बादशाह होते थे वे सर्वे सर्वा होते थे, सब कुछ वही होते थे, सब कुछ वही होते थे, सर्वे सर्वा बादशाह ही होते थे। लेकिन ध्यान रहे कि बादशाह अपने साम्राज्य के भीतर शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चलाई जा सके, इसको लेकर जो है बादशाह के द्वारा, इसको लेकर बादशाह के द्वारा कई सारे पदों का सृजन किया गया था, कई सारे पदों का सृजन किया गया था। जैसे कि वकील का पद हो गया, दीवान का पद हो गया, फिर जो है आपको मुहतसिब का पद हो गया, सद्र उस सद्र का पद हो गया, मीर समा का पद हो गया। ये तमाम महत्वपूर्ण पद थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है, ये सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण पद थे, जिन पदों की चर्चा हमने आपके साथ की है। एक तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है आपको सबसे बड़ा पद बादशाह का पद था। बादशाह का पद था, बादशाह अपने आप में सब कुछ होता था, अंतिम न्यायाधीश, हर चीज अंतिम रूप से बादशाह ही करते थे। खैर बादशाह को तो यहां पर हम लोगों को लेना नहीं है, तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक पद है वकील का पद, वकील का पद। वकील के बाद एक है दीवान या वजीर का पद, दीवान या वजीर का पद। फिर जो है आपको एक पद है मीर बख्शी का पद, मीर बख्शी का पद। पहले इन तीनों पदों के विषय में थोड़ा सा जानते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और भी अन्य पदों को हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो वकील का पद है, वकील का अर्थ होता है बादशाह का प्रतिनिधि। वकील का अर्थ होता है बादशाह का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बादशाह के बाद दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण पद था तो वह वकील का पद था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बादशाह के बाद दूसरा कोई अगर महत्वपूर्ण पद था तो वह आपको वकील का पद था। वकीलों के द्वारा ही मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। मंत्रियों की नियुक्ति वकील करता था। मंत्रियों को पद से हटाने का काम वकील करता था। मंत्रियों को पद से हटाने का काम वकील करता था। तो वकील ही मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति करता था, मंत्री की नियुक्ति करता था और साथ ही साथ मंत्रियों को पद से हटाता भी था, साथ ही साथ मंत्रियों को पद से हटाता भी था, मंत्रियों को पद से हटाता भी था। और जहां बादशाह स्वयं नहीं जा पाते थे वहां पर बादशाह वकील को भेजते थे, वहां पर बादशाह वकील को भेजते थे। यानी अगर हम यह कहे कि मुगल साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण पद बादशाह, तो वहीं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कौन है? वकील। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद वकील, वकील, समझिए वकील। आपको
बाबर के समय, हुमायूं के समय वकील पद का काफी ज्यादा महत्व था। अकबर के समय में भी शुरुआती दिनों में वकील पद का काफी महत्व था। और जब अकबर बादशाह बने थे तो अकबर के शुरुआती दिनों के शासन में वकील के पद पर बेरम खां था। बेरम खां था। और बेरम खां जब 1560 में पंजाब के तिलवाड़ा में मुगलों के खिलाफ युद्ध कर दिया तो फिर अकबर को लगा कि वकील के शक्ति में कटौती की जाए, वकील नामक जो पद है उस पद की शक्ति में कटौती की जाए। अकबर को इस बात का एहसास हुआ और अकबर को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तो फिर अकबर ने वकील के शक्ति में, वकील पद के शक्ति में कटौती कर दिया, वकील पद के शक्ति में कटौती कर दिया। और फिर धीरे धीरे वकील पद का महत्व घटने लगा। अकबर के शासनकाल से ही वकील पद का महत्व घटने लगा और जहांगीर के शासनकाल में और घट गया। शाहजहां ने तो इस पद को ही समाप्त कर दिया, शाहजहां ने इस पद को ही समाप्त कर दिया। तो यहां पर परीक्षा के लिहाज से दो बात नहीं, तीन बात, परीक्षा के लिहाज से तीन बात, खैर एक बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात यह कि वकील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वकील का शाब्दिक अर्थ होता है बादशाह का प्रतिनिधि। दूसरी बात यह कि वकील पद का महत्व किसके समय से, किस बादशाह के समय से घटने लगा, तो आंसर अकबर। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वकील के पद को समाप्त किस बादशाह ने कर दिया, शाहजहां। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है और यह पूछा जा सकता है, इसके पूछने की संभावना आपके परीक्षा में है। बाद बाकी दो उतना महत्व नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो पॉइंट हम आपको बोले हैं वो याद रखना बड़ी जरूरी है और हमको लगता है आपके नोट में नहीं होना चाहिए। नहीं है ये बात आपके नोट में, नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा और इसको नोट देकर के लिख लीजिएगा, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। एक ही पॉइंट में जो है दो बात लिखा देते हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, नीचे से लिखिएगा। कॉपी नहीं है जी, ओए जिंदा गाड़ देंगे हम जी। इतिहास का कॉपी बनाया कि नहीं बनाया है? जानते हैं, अब जो है विद्यार्थी को छांटेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो दे दिए हैं ना, जिस रोज पूछना होता है उस रोज गायब हो जाता है। अच्छा हम तो रुकिए ना, हम कुछ उपाय करते हैं, ठीक है, उपाय करते हैं, हम सोच रहे हैं। अटेंडेंस कैसे बनेगा जी, इसका हमको कुछ आइडिया ना है। कोटा में हम लोगों का था, कोटा में हम लोगों ने कार्ड दिया था, कार्ड को सटाना होता था, वो गार्जियन के पास मैसेज चला जाता था कि आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसा ही व्यवस्था सोच रहे हैं, ठीक है, कि कुछ ना कुछ करेंगे, आपके गार्जियन से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं हम, समझे, सब आकर के यहाँ पर मजा मारते हैं, ठीक है। माँ बाप देता है पैसा कमा करके, लिखिए, नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। मुगल काल में बादशाह के बाद, मुगल काल में बादशाह के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद, मुगल काल में बादशाह के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद, मुगल काल में बादशाह के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद वकील का पद था। वकील का पद था, वकील का पद था, वकील का पद था, पद था, वकील का पद था। इस पद का महत्व अकबर के समय, इस पद का महत्व अकबर के समय कम होने लगे। शाहजहां ने इस पद को ही समाप्त कर दिया। शाहजहां ने इस पद को ही समाप्त कर दिया। शाहजहां ने इस पद को ही समाप्त कर दिया। शाहजहां ने इस पद को ही समाप्त कर दिया। फुल स्टॉप। अब आगे समझिएगा, ठीक है। इसके बाद वकील के पद का जब महत्व घटने लगा तो एक पद का महत्व थोड़ा बढ़ गया था। वो पद था दीवान या वजीर का पद। देखिए, जो दीवान या वजीर था, एक केंद्रीय स्तर पर दीवान या वजीर होता था,
और एक राज्य स्तर पर दीवान या वजीर होता था। एक राज्य स्तर पर दीवान या वजीर होता था। केंद्रीय स्तर के दीवान या वजीर का काम था, ये एक प्रकार से सोचिए ना, ये एक प्रकार का वित्त मंत्री था। और वित्त मंत्री का क्या काम होता है, जैसे आज का वित्त मंत्री है ना, आज का वित्त मंत्री है ना, आज का वित्त मंत्री है, उसी प्रकार से जो है दीवान या वजीर मुगल काल के अंतर्गत वित्त मंत्री हुआ करता था। वित्त और राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। वित्त और राजस्व विभाग के जो प्रधान होते थे उसी को दीवान कहा जाता था। तो मुगल काल के अंतर्गत जो है वित्त और राजस्व विभाग के प्रधान को दीवान या वजीर कहा जाता था। दीवान या वजीर कहा जाता था। और मुगल काल में अकबर के समय इस पद का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ गया था। अकबर के समय इस पद का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ गया था और इस पद का महत्व हमेशा के लिए मुगल काल में रहा। हमेशा के लिए इस पद का महत्व मुगल काल में रहा। और अकबर के समय कई सारे लोग इस पद पर बैठे थे, जैसे कि मुजफ्फर खां हो गए, मुजफ्फर खां के बाद टोडरमल हो गए, और भी कई सारे लोग अकबर के समय इस पद पर बैठे थे। लेकिन अकबर के समय सबसे ज्यादा दिनों तक इस पद पर जो है आपको टोडरमल रहा था। टोडरमल रहा था। तो टोडरमल के विषय में पूछा भी गया है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो है आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि जो है टोडरमल मुगल काल में कौन पद पर आसीन थे। तो जो टोडरमल थे वे मुगल काल में जो है दीवान या वजीर के पद पर आसीन थे। और ध्यान रहे अलग अलग मुगल बादशाह के समय अलग अलग वजीर या दीवान हुआ करते थे। और इस पद पर सबसे अधिक अवधि तक बैठने का रिकॉर्ड असद खां के नाम है। असद खां के नाम जो है सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर बैठने का रिकॉर्ड दर्ज है। और जो असद खां है ये आपको औरंगजेब के समय दीवान या वजीर के पद पर हुआ करते थे। औरंगजेब के समय दीवान या वजीर के पद पर हुआ करते थे। ये सब बात नोट में आपको लिखा हुआ है, आप पूरा नोट पढ़िएगा ना तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर कंपटीशन के लिहाज से दो बात याद रखना है, दोनों बात नोट में लिखा हुआ है। एक बात ये याद रखना है कि जो है सबसे अधिक समय तक जो है दीवान या वजीर के पद पर असद खां रहे थे, जो कि औरंगजेब के दीवान थे। और साथ ही साथ जो है आपको दीवान या वजीर का काम क्या था, दीवान या वजीर किस विभाग का प्रधान हुआ करता था, तो वित्त और राजस्व, मतलब आज के वित्त मंत्री हुआ करते थे, आज के वित्त मंत्री। इसके बाद जो है आपको आगे है मीर बख्शी। देखिए जो मीर बख्शी है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे बड़े सेनापति होते थे, जैसे कि आज के डेट में तीनों सेनाओं का अपना अलग अलग सेना प्रमुख होता है, लेकिन सर्वोच्च सेनापति कौन माने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति माने जाते हैं। उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है सर्वोच्च सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है सर्वोच्च सेनापति सेना के सबसे प्रमुख होते थे। मुगलकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था, आगे हम आपको मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था भी बताएंगे। और जो मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था थी, मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है सेना के जो सबसे ऊंचे ओहदे के या बड़े पदाधिकारी होते थे उसी को जो है मीर बख्शी कहा जाता था। और ध्यान रहे कि आपको जो है बाबर और हुमायूं के समय यह पद नहीं था। बाबर और हुमायूं के समय जो है ना वकील था ना जी, वकील ही शासन प्रशासन भी देखता था, वकील ही सेना का भी प्रमुख होता था। लेकिन अकबर जो है वकील के महत्व को कम कर दिया, दीवान का पद और फिर मीर बख्शी का पद लाया। ये जो मीर बख्शी का पद है, अगर हम मीर बख्शी के पद को देखें तो मीर बख्शी का पद जो है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा लाए गए थे। जो मीर बख्शी का पद है, मीर बख्शी का पद आपको मुगल बादशाह अकबर के द्वारा लाए गए थे। और ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे बड़े सेनापति थे। और ध्यान रहे मुगल साम्राज्य जो इतना संगठित, सुव्यवस्थित और विशाल साम्राज्य बन पाई, अपनी सैन्य व्यवस्था के बलबूते ही इतना विशाल साम्राज्य मुगल साम्राज्य बन पाया। और मुगल सेना में हर वर्ग के लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, उस समय जितने भी धर्म के लोग थे, हर धर्म के लोग मुगल सेना में शामिल थे। ईरानी, तुरानी, मराठी, अफगानी, गुजराती, सब टोटल, समझिए टोटल हर वर्ग के लोग। यानी मुगल सैन्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया था। आप हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, नहीं है, अगर आप में योग्यता है सेना बनने की तो आप सेना में शामिल होइए, ये बात थी। और भारत ही नहीं बल्कि भारत के जो आस पड़ोस के देश थे, भारत के आस पड़ोस के देश के नौजवान भी, देश के लोग भी मुगल सेना में शामिल हुआ करता था। तो मुगल साम्राज्य जो एक विशाल साम्राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था, उसमें उसकी सैन्य व्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान था। सैन्य व्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान था। मीर बख्शी के बाद जो अगला पद है वह है आपको मुहतसिब के बाद जो अगला पद है सद्र उस सद्र सब बताएंगे, चिंता मत कीजिए। सद्र उस सद्र के बाद अगला पद है मीर ए समा। इसके बाद अगला पद है प्रथम काजी या प्रधान काजी।
प्रथम काजी या प्रधान काजी। फिर आगे और भी पद है, उन सभी पदों की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये मुहतसिब, सदर, सद्र, मीर समा, प्रथम काजी को देखते हैं। देखिए मुहतसिब सामान्य तौर पर मध्यकाल में, मध्यकाल का मतलब क्या, देखिए मध्यकाल का मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। मध्यकाल का मतलब क्या, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। सामान्य तौर पर मध्यकाल में जो लोक आचरण अधिकारी होता था, लोगों के नैतिक मूल्यों की छानबीन करता था, लोगों के नैतिक मूल्यों की छानबीन करता था, लोगों के व्यवहार को देखा करता था, लोगों के चाल चरित्र को देखा करता था, उसी को लोक आचरण अधिकारी कहा जाता था। और लोक आचरण अधिकारी के लिए ही मध्यकाल में मुहतसिब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुख्य तौर पर दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, दोनों में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। लेकिन यहां ध्यान रहे कि आप औरंगजेब की धार्मिक नीति को याद कीजिए, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति को जब आप याद करेंगे तो कुछ आपके दिमाग में आए या नहीं आए, यह बात आपके दिमाग में निश्चित तौर पर आएगा कि वो कट्टर मुसलमान था और उसने अपना लक्ष्य बना रखा था भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का। उसने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था और औरंगजेब के समय व्यापक स्तर पर मंदिर को तोड़ा गया था। औरंगजेब के समय व्यापक स्तर पर मंदिर को तोड़ा गया था। और ध्यान रहे कि जो आपको मंदिर है, ध्यान रहे कि जो आपको मंदिर है, अगर हम मंदिर की बात करें तो औरंगजेब ने अपने समय मंदिर तोड़ने का आदेश मुहतसिब नामक अधिकारी को दिया था। औरंगजेब ने अपने समय मंदिर तोड़ने का अधिकार जो है मुहतसिब नामक अधिकारी को दिया था। तो यहां पर दो बात याद रखने वाली है। एक बात यह है कि मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में लोक आचरण अधिकारी किसे कहा जाता था, तो मुहतसिब को। और जो दूसरी बात याद रखनी है वह यह है कि किस मुगल बादशाह ने मंदिर तोड़ने का आदेश मुहतसिब को दिया था और फिर मुहतसिब वर्ग के लोगों के द्वारा ही मंदिरों को तोड़ा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब, समझ गए, औरंगजेब हो जाएगा। हमारे ख्याल से लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए नोट में, समझ गए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे है सद्र, उस सद्र। मुगल काल हो या दिल्ली सल्तनत हो, दोनों में धर्म और दान विभाग के प्रधान, मुगल काल हो या दिल्ली सल्तनत हो, दोनों में धर्म और दान विभाग के प्रधान को सद्र, उस सद्र कहा जाता था। फिर आगे है मीर ए समा। मीर ए समा मुगल काल के अंतर्गत जो रसोई घर होता था, हरम होता था, पाकशाला होता था, इन सभी के प्रधान को मीर ए समा कहा जाता था। मतलब जहां पर बादशाह और उनके परिवार के लोगों का भोजन बनता था, बादशाह और उसके परिवार के लोगों की देखरेख, सीधा समझिए ना, जो बादशाह होते थे और बादशाह का जो अपना परिवार होता था, उनकी देखरेख जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता था, खान पान से लेकर पहनावा ओढ़ावा से लेकर हर चीज, रहन सहन से लेकर हर चीज, उसी को मीर ए समा कहा जाता था। एक बार फिर से सुनिएगा, बादशाह थे, बादशाह का अपना परिवार था, बादशाह और उनके परिवार क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहां सोएंगे, इन सभी का व्यवस्था, इन सभी की व्यवस्था जिस पदाधिकारी के द्वारा किया जाता था उसी को मीर ए समा कहा जाता था। मीर ए समा, मीर ए समा कहा जाता था। आगे है प्रथम काजी या काजी। मुगल काल के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते थे, जो न्याय का काम किया करते थे, मुगल काल के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते थे, जो न्याय का काम किया करते थे, उसे ही प्रथम काजी कहा जाता था। जैसे कि आज के डेट में भारतवर्ष के भीतर न्याय सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, न्याय हाईकोर्ट करता है, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश है। भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी आपसे पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन है, तो आप क्या कहिएगा, भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार से मुगल काल के अंतर्गत, उसी प्रकार से जो है मुगल काल के अंतर्गत जो सबसे प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश होते थे, उसी को काजी कहा जाता था, उसी को प्रथम काजी या प्रधान न्यायाधीश कहा जाता था। यह तो मुगलकालीन कुछ महत्वपूर्ण पदों के विषय में हुआ जिसके विषय में पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावे क्या ऐसा थोड़े कि इतना ही पद होगा, इतना ही पद नहीं था, और भी कई सारे पद थे, उसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि आगे हम फौजदार, अमलगुजार, सिकदार, आमिल, सूबेदार, दीवान, इन सभी की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पर समझिएगा। तो यह बात समझ में आया है ना, वो ये बात समझ में आया ना, एक बार इसका जवाब दे दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुगल काल में बादशाह के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था कौन था? वकील का अर्थ क्या होता है? बादशाह का। मुगल काल में मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार किसे था? और किस बादशाह ने वकील के पद को समाप्त कर दिया? किसने? मुगल काल में जो है आपको वित्त और राजस्व विभाग के प्रधान क्या कहलाते थे?
अकबर का दीवान कौन था? टोडरमल। कौन था? असद खां किसका दीवान? असद खां किसका दीवान? दीवान के पद पर सबसे अधिक दिनों तक कौन रहा? दीवान के पद पर सबसे अधिक दिनों तक कौन रहा था? असद खां रहा था। आगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे बड़े सेनापति होते थे उसे क्या कहा जाता था? मीर बख्शी के पद का सृजन किसने किया? किसने किया? मीर बख्शी के पद का सृजन किसने किया? लोक आचरण अधिकारी को क्या कहा? लोक आचरण अधिकारी को। किस बादशाह ने मुहतसिब अधिकारी को मंदिर तोड़ने का आदेश? किसने? धर्म और दान विभाग के प्रधान क्या कहलाते थे? धर्म और दान विभाग के प्रधान सद्र कहलाते थे। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो बादशाह थे, समझिए जो बादशाह थे, बादशाह के जो पाकशाला के प्रधान या फिर उनके लिए जो हर प्रकार की व्यवस्था मुगल राज दरबार में किया करता, उसे क्या कहा जाता था? मीरे समा। इसके बाद मुगल काल में जो प्रधान न्यायाधीश होते थे उसे क्या कहा? मुगल काल में जो प्रधान न्यायाधीश होते थे क्या कहा जाता था? काजी। बात क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य देखिए, मुगल साम्राज्य में शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चलाई जा सके, इसको लेकर पहली बार मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन मुगल बादशाह अकबर ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने किया था। देखिए, अकबर से पहले बादशाह कौन था? तो अकबर से पहले हुमायूं था। हुमायूं था। अकबर से पहले जो हुमायूं बादशाह था, हुमायूं के विषय में हम आपको बता दें कि हुमायूं का शासन कितना दूर में था जानते हैं? बहुत कम क्षेत्र में हुमायूं का शासन था। देखिए, गौर कीजिएगा, हुमायूं का शासन उत्तर प्रदेश का आगरा का इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश का आगरा का इलाका हो गया, और फिर जो है यानी ये वाला इलाका हो गया, फिर आपको बिहार का इलाका हो गया, बंगाल का इलाका हो गया, और फिर इधर जो है, इधर कुछ क्षेत्र में था, कुछ क्षेत्र में नहीं था। अगर उत्तर भारत में, कश्मीर में, काबुल में, कंधार में मुगलों का शासन होता तो अकबर जो है कश्मीर, काबुल, कंधार का अभियान क्यों करता? और अकबर ने अपने अकबर के विषय में पढ़ा है कि अकबर ने कश्मीर का अभियान किया है, काबुल का अभियान किया है, कंधार का अभियान किया है। अब मान लिया जाए कि जो क्षेत्र जीते हुए ही है तो उस क्षेत्र को हम क्यों जीतेंगे? जैसे कि जो है अकबर सब क्षेत्र को जीत लिया, अकबर कांगड़ा को नहीं जीत पाया था, मेवाड़ को नहीं जीत पाया था, तो जहांगीर ने कांगड़ा और मेवाड़ को जीतकर मिलाया, कांगड़ा और मेवाड़ को जीतकर मिलाया। अब जो क्षेत्र जीता हुआ ही है उसको जीतने का क्या कोई औचित्य ही नहीं है, समझ गए? तो जहांगीर का जो शासन था, सॉरी, अकबर से पहले जो हुमायूं और बाबर का शासन था, अकबर के शासन से पहले जो हुमायूं और बाबर का शासन था वो बहुत सीमित क्षेत्र में था, बहुत सीमित क्षेत्र में था। लेकिन जब अकबर बादशाह बने और एक सुसंगठित सेना की नींव रखी, फिर अकबर ने उस सेना की मदद से पूरे उत्तर भारत को जीता, फिर दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों को जीता। और अकबर जब जग जाइए हो काहे सो रहे हैं? दुश्मनी है अपने आप से क्या? देखिए, जो लोग बात करते हैं उसको अपने आप से दुश्मनी है, जो लोग सोते हैं उसको भी अपने आप से दुश्मनी है। आपको बोल भी नहीं रहे, उधर बोल रहे हैं, उधर उधर उधर, वहां पे, वहां, हाँ उधर, वहां पे है। अरे नहीं जी, यहीं पे है। हाँ, चश्मा वाला के पीछे, हाँ इधर बगल में। हाँ, चिंतन कर रहे थे, मार पठा से ठीक है कर देंगे हम। झूठ भी इतना तसल्ली से बोलता है ना। चलिए, उधर वो पिलर के सामने, वो दोनों पिलर के सामने जो बतिया रहे हैं, नानी याद हम दिला देंगे खड़ा करके, समझे? आप भ्रम में मत रहिए कि हम आपको नहीं देख रहे हैं। चलिए, तो अकबर के बादशाह बनने से पहले जो हुमायूं और बाबर बादशाह थे उनका शासन भारत में सीमित क्षेत्र में था। अब थोड़ा सा क्षेत्र में शासन नहीं है तो उपरांत का विभाजन क्या करेगा? थोड़े करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अकबर बादशाह बनने के बाद अभी तुरंत आपने देखा मीर बख्शी का पद लाया, नौसेना का गठन किया। उससे पहले मुगलों के पास स्थल सेना थी लेकिन मुगलों के पास नौसेना नहीं थी। मुगल काल के अंतर्गत नौसेना का भी गठन मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ही किया गया है। मतलब सैन्य व्यवस्था को मुगल काल में अगर किसी बादशाह ने सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाया है तो वह मुगल बादशाह अकबर, और अपनी सैन्य व्यवस्था के बल पर ही पूरे उत्तर भारत को जीता और फिर दक्षिण भारत को जीता। 1580 आते आते, आप देखिएगा नोट में, 1580 आते आते उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र पर अकबर का शासन स्थापित हो चुका था। 1580 आते आते, तो 1580 आते आते उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र में अकबर का शासन हो चुका था, शासन स्थापित हो चुका था। तो अब अकबर के पास एक विशाल मुगल साम्राज्य हो गया, और जब अकबर के पास एक विशाल मुगल साम्राज्य हो गया तो अकबर ने यह तय किया कि अब यहां पर शासन तो ऐसे चलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अकबर ने यह तय किया कि अब जो है हम अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांत में करेंगे, हम अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांत में करेंगे। और फिर जाकर के अकबर ने अपने साम्राज्य का विभाजन कई प्रांतों में किया। 1580 में जब अकबर ने पहली बार अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया तो उस समय प्रांतों की संख्या 12 हुआ करती थी। लेकिन 1590 के दशक में अकबर ने दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र को जीता, खानदेश, बीजापुर, बरार,
इन क्षेत्रों अहमदनगर, तो अकबर के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर हो गई 15। कितना? 15। तो यहां पर समझिएगा आप, यहां पर आप, तो एक विशाल मुगल साम्राज्य था। विशाल मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ था। विशाल मुगल साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ था? प्रांत में। विशाल मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ था। ठीक है, प्रांत में हुआ था। फिर प्रांत की हम बात करें तो यहां पर प्रांत के विषय में हम आपको यह बात बताते चले कि मुगल साम्राज्य का पहली बार प्रांतों में विभाजन 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। और जब 1580 में अकबर ने मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया तो उस समय अकबर के साम्राज्य में 12 प्रांत हुआ करते थे, लेकिन 1590 के दशक में अकबर ने दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्रों को जीतकर जब अपने साम्राज्य में मिलाया तो फाइनली अकबर के शासनकाल में, अकबर के समय प्रांतों की संख्या मुगल साम्राज्य में 15 हुआ करती थी। कितना? 15। तो अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15। जब मुगल साम्राज्य का प्रांत में विभाजन हुआ था तो 12 प्रांत, 1580 में 12 प्रांत। अब 1590 के दशक में जब दक्षिण भारत को जीतकर मिलाया तब फिर जाकर के जो है प्रांतों की संख्या बढ़कर के अकबर के समय कितना हो गई? 15। अकबर के बाद जहांगीर बादशाह बने। जहांगीर ने भी कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17। जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बना। शाहजहां ने भी कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या 22। शाहजहां के बाद जो है आपको अगले बादशाह औरंगजेब बने, और औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब के समय जो है प्रांतों की संख्या 21। कुछ बुक 20 लिखता है, कोई शक नहीं है, कुछ बुक 20 लिखता है। हाँ, नोट में भी 20 होगा, ठीक है, लेकिन हम यहां पर आपको एसके पांडे का डाटा दे रहे हैं, समझ गए। एसके पांडे का डाटा जो है, देखिए हर बुक का हर डाटा ऑथेंटिक नहीं होता है, समझ गए। कोई भी बुक है, कुछ पब्लिकेशन को छोड़ करके, जिस पब्लिकेशन का बुक आप लोग पढ़ते भी नहीं है, समझ गए। टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते होंगे। तो ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का बुक ऑथेंटिक है, उसमें जो डाटा है वो डाटा सर्वमान्य है और उसकी मान्यता बोर्ड भी देती है, सरकार भी देती है। टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन भी ऑथेंटिक है। ये जो मार्केट में है जो भी पब्लिकेशन है, कोई भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी स्पार्क, यूनिक, ज्ञानधारा, विद्यासागर, किरण और जो भी पब्लिकेशन है, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ई बुक ले जाकर के बोर्ड को देखिए, दीजिएगा कि जो है देखिए ई बुक में ऐसा लिखा हुआ है, सीधे बोर्ड फाड़ देगा, ठीक है, आग लगा देगा वो बुक में, कहेगा इस सबका कोई वैल्यू ना है, समझे। तो इस सब पब्लिकेशन का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राइटर हैं जिनके बुक का ऑथेंटिसिटी जो है थोड़ा ज्यादा है, तो जो है आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहां पर जो है हम आपको एसके पांडे का डाटा बताए हैं। अब आप 20 भी है कुछ बुक में, नोट में भी हम आपको 20 दिए हैं, लेकिन ये डाटा एसके पांडे का है। आपको जो याद रखना होगा अपना याद रखिएगा। मेरे ख्याल से आप यही डाटा याद रखिएगा, ज्यादा बेटर है। यहां पर दो बात याद रखना है कंपटीशन के लिहाज से, जो है यहां पर दो बात याद रखना है कंपटीशन के लिहाज से। यहां पर एक बात यह याद रखनी है कि मुगल साम्राज्य का पहली बार प्रांतों में विभाजन किस बादशाह ने किया और कब किया? तो अकबर ने किया 1580 में, पहली बात यह। दूसरी बात यह याद रखनी है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रांतों की संख्या, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रांतों की संख्या किस बादशाह के समय हुआ करती थी? तो शाहजहां। किसके समय? शाहजहां। ये दो बात कंपटीशन के लिहाज से याद रखना है। आप, मेरे ख्याल से आपके नोट में ये दोनों में से कोई बात नहीं है, नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, जल्दी लिखिए इसको आप। लिखिएगा और इसको भी नोट देकर के ही लिखिएगा। नोट में जो लिखे हैं उसको पहला पॉइंट बना लीजिएगा, इसको दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है। और देखिए मुगल काल में जानते हैं अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। सीधा देखिए, जैसे कि 1717 के क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, देखिए मुगल काल का 3 को 4 को क्वेश्चन बोलने बिहार दरोगा परीक्षा में। 1717 में पूछा था गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी। आज ना आप जानते हैं अकबर जी, पहले कौन बुक, जिस समय 2018 में परीक्षा हुआ था, 2018 का कोई बुक पलट के दिखा दीजिए तो ये बात कोई बुक में लिखा हुआ है? मेरे पास तो है, मेरे पास है, मेरे पास जो है, जो आप लोग जो बुक पढ़ते हैं, आप लोग क्या बुक पढ़ते हैं? लुसेंट पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? दृष्टि तो आप पढ़ने लगे हैं महाराज। दृष्टि का तो सबसे ज्यादा प्रचार हम किए हैं, समझ गए, सबसे ज्यादा हम पढ़वाए, हम अपने विद्यार्थी को पढ़वाए हैं दृष्टि। पहले कौन दृष्टि पढ़ता था? और अभी भी जो है अपने संस्थानी का बच्चा दृष्टि पढ़ता है। दृष्टि पर को समझना दाल भात चोखा न है, समझ गए, दिमाग हिल जाएगा। तो जो है जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन अकबर ने, खैर तो आसान क्वेश्चन है, अकबर ने, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। अकबर ने जब 1567-68 में मेवाड़ का अभियान किया था तो मेवाड़ के शासक कौन थे? एक ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का है। फिर जो है आपको एक ये क्वेश्चन कि जहां आरा ने सूफी संतों के जीवनी के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी, कितना डेप्थ में है? अभी भी बहुत बुक में ये क्वेश्चन, ये बात नहीं है, अभी भी बहुत बुक में ये बात नहीं है, अभी भी बहुत बुक में ये बात नहीं है। इसके बाद जो है आपको
इसका आंसर शाहजहां होगा, वो तो ठीक है, क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं महाराज। हाँ, वो जो है चहार तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा, यानी किस मुगल बादशाह ने सिजदा पे बोस को समाप्त करके चहार तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा की शुरुआत की? तो देखिए ये मुगल काल का क्वेश्चन है, और बताइए तो लुसेंट में है ना? है। घटना चक्र में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन है, घटना चक्र में है, लेकिन घटना चक्र में जो है नया नया जोड़ा है, पहले नहीं जोड़ा था, समझे? तो मतलब जो है मुगल काल में क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। देखिए 3-4 क्वेश्चन का तो अभी हम बोल दिए, 4 क्वेश्चन बोल दिए, यानी जो है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा, पहला क्वेश्चन। अकबर 1566-67 या 67-68 में जो मेवाड़ का अभियान किया था, वहां के शासक कौन थे? चहार तस्लीम जमीन बोस की प्रथा की शुरुआत किसने की? और जहां आरा ने जो है सूफी संतों के जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसमें जानते हैं एगो क्वेश्चन को छोड़कर, मतलब वो उदय सिंह वाला समझ गए, मेवाड़ वाला, इसको छोड़कर बाद बाकी सब काफी डेप्थ में क्वेश्चन है, और ये सारा क्वेश्चन आपको एसके पांडे में मिल जाएगा, टोटल डाटा एसके पांडे में मिल जाएगा। दूसरा बुक में मिले या नहीं मिले, एसके पांडे में टोटल डाटा मिल जाएगा, समझ गए? तो इसलिए जो है हम थोड़ा मुगल काल में टाइम ले रहे हैं, और मुगल काल में एसके पांडे के डाटा से जो है हम आपको अवगत करवा रहे हैं, समझ गए? तो अब ई नहीं जाकर के एसके पांडे खरीद कर पढ़ने लगिएगा। मध्यकालीन का उसका इतना मोटा बुक है, अब प्राचीन का इतना मोटा है, आधुनिक का इतना मोटा है, समझ गए? तो ये सब पढ़ने इतना मोटा बुक हो जाएगा टोटल तीनों मिला करके, तो अभी नहीं जाकर के पढ़ने लगिएगा, समझे? तो अब नीचे से जो है लिखा रहे थे ना कुछ, हाँ लिखिए लिखिए लिखिएगा। पहली बार मुगल बादशाह अकबर ने 1580 ईस्वी में, पहली बार मुगल बादशाह अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किया, 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 प्रांतों में विभाजन किया। उस समय अकबर के साम्राज्य में, अकबर के साम्राज्य में, अकबर के साम्राज्य में, अकबर के साम्राज्य में 12 प्रांत थे, 12 प्रांत थे, आगे लिखा रहे हैं, क्या चिंता करते हैं, 12 प्रांत थे, लेकिन 1580 की बात कर रहे हैं, ये 1580 की बात कर रहे हैं, 12 प्रांत, जब प्रांत का गठन हुआ था तब 12 प्रांत, उसे आगे लिखाएंगे जी, 12 प्रांत थे, 12 प्रांत थे। लेकिन जब अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया, लेकिन जब अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया, लेकिन जब अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया, लेकिन जब अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया, लेकिन जब अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया, दक्षिण भारत का अभियान किया, और कुछ क्षेत्रों को जीता, और कुछ क्षेत्रों को जीता, और कुछ क्षेत्रों को जीता, तो प्रांतों की संख्या, प्रांतों की संख्या, प्रांतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, तो प्रांतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, तो प्रांतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, तो प्रांतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, 15 हो गई, फुल स्टॉप, 15 हो गई, 15 हो गई, 15 हो गई। कालांतर में, कालांतर में जहांगीर के समय, जहांगीर के समय, जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर, जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर, प्रांतों की संख्या बढ़कर, प्रांतों की संख्या बढ़कर, बढ़कर, प्रांतों की संख्या बढ़कर, बढ़कर 17 कोमा, शाहजहां के समय 22, मिट गया सब्जी, शाहजहां के समय 22, भले याद करवा दिए थे, शाहजहां के समय 22, और औरंगजेब के समय, और औरंगजेब के समय, और औरंगजेब के समय 21 हो गई, और औरंगजेब के समय 21 हो गई, और औरंगजेब के समय 21 हो गई। है कोई ऐसा लड़का है, एक आधे को खड़ा होइएगा, ठीक है, जिसका राइटिंग अच्छा है, ठीक है। एगो लड़की लिख रही है लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे, एगो लड़की कोई लिख रही है, ठीक है, डिस्कशन, हम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बार उस लड़की को समझाते हैं, और फिर मेरे अनुसार लिखेगी ना, तब
जानते हैं जो टेस्ट का डिस्कशन वाला है वो हम टेलीग्राम पे नहीं दे रहे हैं, जब लिख करके आ रहा है, लेकिन हमको पढ़ने के बाद हम स्वयं संतुष्ट नहीं होते। जब हम संतुष्ट नहीं होते तो विद्यार्थी कैसे संतुष्ट होगा, समझे? अच्छा ठीक है, एक बार उससे हमको बात करने दीजिए, उसको पहले समझाने दीजिए, समझाने के बाद जो है फिर हम आपसे भेंट करेंगे। बैठिए। टेस्ट करना जरूरी है, टेस्ट डिस्कशन भी जरूरी है। अब आगे आइएगा, यहां पे देखिए, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? अब यहां पर स्पेशल हमको लिखना होगा कि सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो है शाहजहां के समय थी और सबसे पहले अकबर ने मुगल साम्राज्य का प्रांत में विभाजन किया। क्या यह बात अब हमको यहां पर लिखना होगा? इतना कॉमन सेंस आपके भीतर है ना? हो तो अब इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिएगा ना, यही तो बात महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो आपको जो है, और सबसे पहले अकबर ने मुगल साम्राज्य का प्रांत में विभाजन किया, क्या यह बात अब हमको यहां पर लिखना होगा? जब हम संतुष्ट नहीं होते तो विद्यार्थी कैसे संतुष्ट होगा, समझे? अच्छा ठीक है, एक बार उससे हमको बात करने दीजिए, उसको पहले समझाने दीजिए, समझाने के बाद जो है फिर हम आपसे भेंट करेंगे। बैठिए। टेस्ट करना जरूरी है, टेस्ट डिस्कशन भी जरूरी है। अब आगे आइएगा, यहां पे देखिए, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? अब यहां पर स्पेशल हमको लिखना होगा कि सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो है शाहजहां के समय थी और सबसे पहले अकबर ने मुगल साम्राज्य का प्रांत में विभाजन किया। क्या यह बात अब हमको यहां पर लिखना होगा? इतना कॉमन सेंस आपके भीतर है ना? हो तो अब इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिएगा ना, यही तो बात महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो आपको जो है मुगल साम्राज्य समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, समझ में आना चाहिए। मुगल साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ था? प्रांत में। और मुगल साम्राज्य का विभाजन सबसे पहले प्रांत में किसने किया? किसने किया? अकबर ने किया। सबसे ज्यादा प्रांतों की संख्या किस बात? शाहजहां के समय ना। बात क्लियर है ना? अब देखिए, प्रांत में मुगल काल में जो प्रांत में शासन होता था, प्रांत में शासन दो पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता था। प्रांत में शासन दो पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता था। प्रांत में शासन जो दो पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता था, एक होता था सूबेदार और एक होता था प्रांतीय दीवान। एक होता था प्रांतीय दीवान। एक तो यहां पर हम आपको बताते चले कि प्रांत को हम लोग सूबा भी कहते थे मुगल काल के अंतर्गत। जैसे मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। जब आप मौर्य काल को पढ़ेंगे तो मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। उसी प्रकार से जो है आपको मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांत को सूबा कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। प्रांत को सूबा कहा जाता था और सूबा के प्रमुख को सूबेदार। तो प्रांतों में शासन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दो पदाधिकारियों के माध्यम से किया जाता था। और जो दो पदाधिकारियों के माध्यम से किया जाता था, एक वो सूबेदार और दूसरा प्रांतीय दीवान। अब यहां पर आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सूबेदार का क्या काम था, प्रांतीय दीवान का क्या काम था? देखिए, सूबेदार का काम था, देखिए एक बात समझिएगा, सरकार, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार के ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर सरकार का दो ही काम होता है। एक होता है आम जनता से टैक्स के तौर पर पैसा वसूलना, और दूसरा होता है उस पैसा की मदद से शासन प्रशासन करना, उस पैसा की मदद से शासन प्रशासन चलाना। यही दो काम होता है सरकार का। जैसे वर्तमान की जो हमारी भारत सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार क्या करता है? हम लोगों से जीएसटी लेती है कर के तौर पर, और उसी कर से हम लोगों पर शासन करती है। हम लोगों को सुविधा भी देती है, समझिए 5 किलो फ्री राशन, फलना चिलना ढेकना जो भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, आवास योजना, कृषि योजना, इस सब में जो जनधन योजना, हाँ, इस सब में जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, हम ही लोगों से कर लेकर जो है, जो अमीर लोग हैं उससे कर लेकर के, सरकार भी एक प्रकार से सोचिए तो अमीर लोग से कर लेकर के, कर कौन देता है? जिनका इनकम ज्यादा है वो कर देता है, तो अमीर से कर लेकर गरीबों के बीच बांट दिया जाता है, समझ गए? तो अब देखिएगा यहां पर सूबेदार के पास, सूबेदार के अधीन सैन्य टुकड़ी भी हुआ करता था। सूबेदार का काम था प्रांतों में स्वच्छ शासन प्रशासन। तो सूबेदार जो है शासन प्रशासन देखा करता था, और जो प्रांतीय दीवान होते थे ये प्रांतों में टैक्स की वसूली किया करते थे, प्रांतों में टैक्स की वसूली किया करते थे। और ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो प्रांतीय दीवान था ये सीधे ऊपर वाले दीवान के अधीन रहते थे। ऐसा नहीं है कि प्रांतीय दीवान सूबेदार के अधीन था, नहीं। और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र था, समझ गए? सूबेदार का अपना अलग काम था, प्रांतीय दीवान का अपना अलग काम था। सूबेदार साम्राज्य में शासन प्रशासन, स्वच्छ शासन प्रशासन चलाता था, और प्रांतीय दीवान कर की वसूली करता था। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र था, और दोनों मुगल साम्राज्य के प्रति जिम्मेदार था। ये दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि ये दोनों मुगल साम्राज्य के प्रति जिम्मेदार थे, समझ गए? जिम्मेदार थे। जो सूबेदार है, जब तक वकील का पद था तो सूबेदार वकील के प्रति जिम्मेदार था, और जो प्रांतीय दीवान है, प्रांतीय दीवान की हम बात करें तो ये साम्राज्य के मुख्य दीवान के प्रति जिम्मेदार थे। ये कर की वसूली करके मुख्य दीवान को सौंप देता था। ऐसा नहीं कि सूबेदार को दे दिया और सूबेदार जो है जाकर के देता था, नहीं। दोनों स्वतंत्र था और दोनों पद का अपना अलग अलग महत्व था। यानी बैलेंस बैठा करके जो है इन दो पदों के माध्यम से, बैलेंस बैठा करके मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है सूबेदार और प्रांतीय दीवान के माध्यम से प्रांतों में शासन प्रशासन को चलाया जाता था। इसके बाद अगर हम प्रांत को देखें
तो प्रांत का विभाजन जो है आपको जिला में हुआ था, प्रांत का विभाजन जिला में हुआ था, और जिला का विभाजन परगना में हुआ था, और परगना का विभाजन जो है ग्राम में हुआ था। परगना का विभाजन जो है आपको ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। तो मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, प्रांत का विभाजन जिला में, जिला का विभाजन परगना में, परगना का विभाजन ग्राम में। जैसे प्रांत में सूबेदार और प्रांतीय दीवान के माध्यम से शासन प्रशासन चलाया जाता था, उसी प्रकार से जो आपको जिला है, जिला में शासन प्रशासन फौजदार और अमल गुजार के माध्यम से चलाया जाता था। अमल गुजार, फौजदार और अमल गुजार के माध्यम से चलाया जाता था। जिला में जो फौजदार होते थे, फौजदार का काम था शासन प्रशासन को देखना। जिला में शासन प्रशासन को देखना फौजदार का काम था, और अमल गुजार का काम था कर की वसूली करना। अमल गुजार का काम था कर की वसूली करना, राजस्व की वसूली करना, वित्त की वसूली करना, समझिए जो भी कहना है आप अपना कह लीजिए। तो जिला के भीतर शासन प्रशासन फौजदार देखा करता था, और कर की वसूली अमल गुजार नामक पदाधिकारी किया करते थे। फिर जिला का विभाजन परगना में हुआ था। परगना की हम बात करें तो परगना में कई सारे अधिकारी थे परगना में, लेकिन दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिन दो महत्वपूर्ण अधिकारी के माध्यम से परगना में शासन प्रशासन चलाया जाता था। एक था आपको सिकदार और एक था आपको आमिल। तो परगना में शासन प्रशासन यही दोनों पदाधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता था, एक आपको सिकदार, दूसरा आपको आमिल। सिकदार परगना के प्रमुख होते थे, और सिकदार का काम था स्वच्छ रूप से शासन प्रशासन को देखना, शासन प्रशासन को चलाना। और जो आमिल होते थे, आमिल का काम होता था कर की वसूली करना। आमिल का काम क्या होता था? कर की वसूली करना। फिर आपको परगना का विभाजन ग्राम में हुआ था। और अगर हम ग्राम की बात करें तो मुगल काल में गांव यानी ग्राम एक स्वायत्त संस्था था। ग्राम एक स्वायत्त संस्था था, स्वतंत्र था। यह डिसीजन लेने को लेकर स्वतंत्र था। बाह्य तौर पर गांव में भी मुगलों का शासन था, गांव भी मुगलों के अधीन आते थे, लेकिन गांव आंतरिक तौर पर निर्णय लेने को लेकर स्वतंत्र था। देखिए, एक बात का जिक्र जगह जगह आएगा, स्वायत्त संस्था, इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिस संस्था के ऊपर बाह्य तौर पर सरकार का अधिकार हो, लेकिन वो संस्था आंतरिक तौर पर डिसीजन लेने को स्वतंत्र हो। यानी आंतरिक तौर पर डिसीजन स्वयं संस्था लेगी, लेकिन बाह्य तौर पर उस पर सरकार का अधिकार हो। जैसे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय के ऊपर सरकार का अधिकार होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार का अधिकार, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट का अधिकार। लेकिन अब यूनिवर्सिटी में परीक्षा कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये सब क्या सरकार निर्धारित करता? नहीं, ये सब निर्धारित करता है विश्वविद्यालय का प्रशासन। ये सब चीज निर्धारित करता है। तो आप समझ पा रहे हैं स्वायत्त संस्था है? समझ पा रहे हैं स्वायत्त संस्था? अगर आप स्वायत्त संस्था समझ पा रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि मुगल यानी आंतरिक तौर पर डिसीजन स्वयं संस्था लेगी, लेकिन बाह्य तौर पर उस पर सरकार का अधिकार हो। जैसे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय के ऊपर सरकार का अधिकार होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार का अधिकार, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट का अधिकार। लेकिन अब यूनिवर्सिटी में परीक्षा कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये सब क्या सरकार निर्धारित करता? नहीं, ये सब निर्धारित करता है विश्वविद्यालय का प्रशासन। ये सब चीज निर्धारित करता है। तो आप समझ पा रहे हैं स्वायत्त संस्था है? समझ पा रहे हैं स्वायत्त संस्था? अगर आप स्वायत्त संस्था समझ पा रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि मुगल काल के अंतर्गत जो गांव होते थे, गांव स्वायत्त संस्था के रूप में उभरा था। गांव एक स्वायत्त संस्था हुआ करता था। गांव आंतरिक तौर पर निर्णय लेने को स्वतंत्र था, लेकिन बाह्य तौर पर गांव के ऊपर भी मुगलों का अधिकार माना जाता था। जैसे हर स्तर पर आप देख सकते हैं
कि प्रांतीय स्तर हो, जिला स्तर हो, फिर जो है परगना स्तर हो, हर स्तर पर मुख्य तौर पर दो पदाधिकारियों के माध्यम से शासन प्रशासन चलाए जाते थे। उसी प्रकार से गांव स्तर पर भी दो पदाधिकारियों के माध्यम से शासन प्रशासन चलाए जाते थे। गांव स्तर पर भी दो पदाधिकारियों के माध्यम से शासन प्रशासन चलाए जाते थे। गांव में भी एक कर की वसूली करता था, और जो कर की वसूली करता था उसको जो है चौधरी कहा जाता था। खुद मुकदम या चौधरी कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में चौधरी और पटवारी, चौधरी और पटवारी के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता था। जो चौधरी होते थे वो कर की वसूली किया करता था। चौधरी को ही खुद या मुकदम या चौधरी को ही खुद भी कहा जाता था, या मुकदम भी कहा जाता था, या चौधरी भी कहा जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कर वसूली का अधिकार जो है चौधरी को होता था। और जो पटवारी होते थे, गांव के भीतर शासन प्रशासन को देखने के लिए एक ग्राम प्रधान होते थे। ग्राम प्रधान के सहयोगी को ही पटवारी कहा जाता था। यानी गांव के भीतर ग्राम प्रधान पटवारी के मदद से शासन प्रशासन चलाते थे। मतलब जो पटवारी है यह शासन प्रशासन को देखा करता था, जो पटवारी है यह शासन प्रशासन को देखा करता था, और जो चौधरी है यह कर की वसूली किया करता था। कुछ समझ में आया है? नोट में हर बात लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नोट में नहीं है, समझ गए? हर बात आपको नोट में लिखा हुआ है। तो अब जो है आपको इसको याद करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नोट में यहां पर है ना जी, पेज नंबर 130। आप जो हम आपको पढ़ाए हैं पेज नंबर 130 को पढ़ाए हैं, पेज नंबर 131 को पढ़ाए हैं, और पेज नंबर 132 को पढ़ाए हैं, और पेज नंबर 133 तक आए हैं। आगे है मुगल सैन्य व्यवस्था, समझ गए? तो आगे जो हम आपको मुगल सैन्य व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन हमको पूरा विश्वास है घर पे जाकर के आप इसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है? तो इसलिए यहां पे आप 2 मिनट लगेगा, मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है? मुगल सैन्य व्यवस्था से पहले तक रीडिंग मारिए। यहां पर प्रमुख शब्द 130 में प्रमुख शब्द है, यहां से लेकर मुगल सैन्य व्यवस्था तक रीडिंग मारिए, ठीक है? जल्दी 2 मिनट में रीडिंग मारिए। आप पढ़ते हैं, मार फटास ठीक है कर देंगे हम। पढ़िए 2 मिनट में, बोल करके मुंह से आवाज निकाल के पढ़िए। देखिए सब बात समझ में आया है कि नहीं आया है? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए। आप लोग को मुंह नहीं निहारना है, मुंह नहीं ताकना है। अच्छा कर देते हैं, प्रियंका मिश्रा जी कर देते हैं, चिंता मत कीजिए, कर देते हैं, हम रिपीट कर देंगे। अभी एक बार पढ़िए ना, आप एक बार कॉपी पढ़िए, नोट पढ़िए ना, फिर हम रिपीट कर देंगे। पढ़िए मुंह से आवाज निकाल के।
क्या क्या हरम, बताएंगे बताएंगे, पढ़िए। पढ़ लिए। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। आइए तो बोर्ड पे देखिए, मुगल साम्राज्य था, साम्राज्य में सब चीज को कौन देखता था? बादशाह। कौन देखता था? और बादशाह अपने अधिकारियों के माध्यम से देखता था, जैसे वकील हो गए, दीवान हो गए, मीर बख्शी हो गए, मीर समा हो गए, प्रथम काजी हो गए, सद्र हो गए, मुहतसिब हो गए। इन जैसे पदाधिकारियों के माध्यम से जो है बादशाह मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शासन प्रशासन को देखा करते थे। साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ था? प्रांत। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबा के प्रमुख को सूबेदार, सूबा के प्रमुख को सूबेदार। तो प्रांत में दो पदाधिकारियों के माध्यम से मुगल काल में शासन प्रशासन देखा जाता था, एक सूबेदार, दूसरा प्रांतीय दीवान। सूबेदार का काम शासन प्रशासन को देखना, प्रांतीय दीवान का काम जो है कर की वसूली करना। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र था, हाँ या ना? दोनों केंद्रीय प्रशासन के प्रति जवाबदेह थे, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद प्रांत का विभाजन किसमें हुआ है? जिला। जिला में, जिला में कौन से दो पदाधिकारी शासन फौजदार और अमल गुजार। शासन प्रशासन कौन देखता था और कर की वसूली? फिर जिला का विभाजन किसमें? परगना। परगना में परगना के प्रमुख कौन थे? शासन प्रशासन कौन देखता था? सिकदार। कर की वसूली? आमिर। कर की वसूली? आमिर। फिर परगना का विभाजन ग्राम। परगना का विभाजन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन हुआ है, प्रांत, ग्राम, जिला, परगना, जिसमें भी हुआ है, उसमें कौन स्वायत्त संस्था थी? तो ग्राम। ग्राम स्वायत्त संस्था थी ना। गांव के भीतर कर की वसूली कौन करते थे? शासन प्रशासन ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान को सहायता कौन देता था? पटवारी। मतलब शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी होती थी। समझिए, बात क्लियर है? चलिए, इससे आगे मुगल सैन्य व्यवस्था आगे देखेंगे। फिर आगे इसमें बहुत कुछ नहीं भी है, जैसे कि मुगल चित्रकला नहीं होगा इसमें, ठीक है? मुगल साहित्य भी नहीं होगा इसमें। हाँ, तो ये सब चीज लिखाएंगे। हमको लगता है 2 क्लास और लगेगा, ठीक है? 2 क्लास और लगेगा कम से कम। और चलिए, आप जितना पढ़ाए समझ में आया है ना? हाँ, दीजिए अब होमवर्क सब पूछते हैं। देखिए, एक बात बोलते हैं, चुनौतियों से डरिए नहीं, ठीक है? चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो होमवर्क देते हैं, होमवर्क से डरिए नहीं और मैदान छोड़कर भागिए नहीं। जो मैदान छोड़कर भागता है वो कायर होता है, कायर, समझिए, कायर होता है। और जो लोग पहले
ऑफलाइन पढ़ते थे और उनका ऑनलाइन भी ऐड हो गया है, होमवर्क नहीं किए हैं, मार खाने के डर से आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आप इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा कायर है। समझिए, जो लोग ऑफलाइन करते थे लेकिन मार के डर से ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़े कायर हैं। उनसे बड़ा कायर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और हम आपको बता दें कि उनका कुछ नहीं होने जा रहा है। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। दीजिए, मार के डर से जो भागेगा उसका रिजल्ट होगा। क्या बात करते हैं, रिजल्ट हो जाएगा। कभी नहीं होगा रिजल्ट, लिख करके दे देते हैं उसको। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। चैप्टर नंबर 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। कहिएगा कैसा मास्टर है अपने विद्यार्थी को शराप देता है? शराप नहीं देंगे तो उसका आशीर्वाद देंगे, मार बटा हम ठीक कर देंगे। शराप नहीं दे रहे हैं, सच से अवगत करवा रहे हैं। समझे, सच से अवगत करवा रहे हैं, सच से अवगत होइए। जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो होमवर्क दिए थे, होमवर्क बहुत पुराना है क्या जी? हाँ, तो अभी से ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। और वीडियो पूरा तीसरा लेक्चर का देखें कि नहीं देखें? देखें हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी देख लीजिएगा, नहीं देखें तो आशा करते हैं आप देखे होंगे। अच्छा, कौन कौन लोग देखे हैं? ईमानदारी से खड़ा कीजिए तो। मम्मी का समय, सबको मम्मी का समय, विद्या का समय, हमारी का समय, अपने करियर का कसम है, अपने भविष्य का कसम है, सब चीज का कसम है। हाँ हाँ, बस इतने लोग का रिजल्ट भी होगा, चिंता मत कीजिए, इतने लोग का रिजल्ट भी होगा जितना लोग हाथ उठाए। हाँ बोलिए बोलिए। किसने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ऑप्शन केंज, हाद्रे, प्रोफेसर थॉमस, हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स बैठिए, महाराज ने पढ़े हैं। सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? रेजिडेक्स सूचकांक किससे संबंधित? शेयर कीमत, म्यूचुअल फंड, कीमत सूचकांक, भूमि कीमत। भूमि कीमत, बैठ जाइए, खड़ा होइए। भागिए नहीं महाराज, जो पिटाया है वो सफल हुआ है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? बैठ जाइए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। बैठ जाइए। किस संघटक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? किस संघटक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3, M4, M3। बैठ जाइए। उधर खिड़की के पास खड़ा होइए, उधर पीछे वाली, आपके जस्ट पीछे वाली। हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच कैसा संबंध होता है? अनुलोम, प्रतिलोम, समानुपातिक, स्थिर। अनुलोम, प्रतिलोम, कंफर्म है? बैठ जाइए। खड़ा होइए, इधर इधर उधर उधर खड़ा। हाँ, भारत अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका? 3 बार। बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए, रेड शर्ट खड़ा होइए। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ? 1991। बैठ जाइए। आप कहां जवाब दिया? आप थोड़े जवाब दिए हैं, मुंह में आवाज ना, खाते पीते ना। अभी हल्ला करने के लिए बोलेंगे तो मैं कीजिएगा, तब खूब आवाज आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब देने मुंह में आवाज ना। ऑनलाइन वाले भी जवाब देते रहिएगा। ऑनलाइन वाला जो जवाब दे रहा है उसको थैंक्स लिख के भेजिए, गुड, वेरी गुड लिख के भेजिए। क्या घर काहे गए थे? काहे गए थे घर? बैठिए। काहे गए थे घर? बहाना बनाते रहिए, खड़ा होइए। जीवन बहाना बना देगा, चिंता मत कीजिए आप। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? बैठ जाइए। खड़ा होइए। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। किसने कहा है? पिगू, क्रॉथर, मार्शल, रॉबर्टसन। मुद्रास्फीति का कारण बताइए क्या है? वस्तु का मूल्य बढ़ना। बैठ जाइए। खड़ा होइए। किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? क्या? कौशन मनी। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। खड़ा होइए। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सुनिए। IMF तथा WB की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट, बी। ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बी। बैठ जाइए। खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। काली मुद्रा क्या है? अवैध मुद्रा है, जाली मुद्रा है, गंदी या खराब मुद्रा है, या अवैध आय है जिस पर आय नहीं दिया जाता? डी होगा। बैठ जाइए, पढ़िए लिखिए जी। खड़ा होइए। मुद्रा आपूर्ति निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? M1, M2, M3, M4। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। बैठ जाइए, ठीक है। खड़ा होइए। लाइट जलाइए ना, काहे बंद की होगा महाराज जी वाला? बोलिए, खड़ा होइए जल्दी। 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बैठ जाइए। खड़ा होइए। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है? 1992, 1994, 1995, 1994। बैठ जाइए। खड़ा होइए, टोपी वाला। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, SDR से, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। बैठ जाइए। खड़ा होइए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1806। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। खड़ा होइए, उधर उधर।
आप ही बोल रहे हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित हैं? 15। 15 बैठ जाइए, कराइए। स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन कौन चीज का स्थिति? स्टैगफ्लेशन ऑप्शन गतिरोध और मुद्रास्फीति, गतिरोध और मंदी, गतिरोध और मुद्रास्फीति, गतिरोध और पुनरुत्थान, गतिरोध और मुद्रास्फीति। ठीक, चलिए आगे सुनिएगा। तो हो आगे कौन चैप्टर है? बैंकिंग और मौद्रिक नीति। ठीक है, बैंकिंग और मौद्रिक नीति है। इसमें टोटल कितना वीडियो लेक्चर है? 8 गो है, 8 गो है। चलिए आज शुक्रवार है ना, हो अगले शुक्रवार तक। ठीक है, हाँ तो क्या होगा 135 है तो मारेंगे, मुझे तोड़ देंगे अब। जैसे होमवर्क दे रहे हैं सीधा लीजिए, कीजिए, नोटंकी मत बतियाइए। 135 को क्वेश्चन है, 4 को क्वेश्चन है। चलिए चैप्टर नंबर 3 तक हो गया है। अगला होमवर्क है इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। टोटल 7 से 8 लेक्चर है, 8 दिन का समय भी है। प्रत्येक दिन एक लेक्चर आपको देख लेना है, प्रत्येक दिन एक लेक्चर आपको देख लेना है और इसको याद कर लेना है, स्वयं से भी पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, वैसे ही जो है यानी ज्योग्राफी का होमवर्क देंगे और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे भी। पहले जो 2 सब्जेक्ट चल रहा था उसको खत्म करके ज्योग्राफी पढ़ाएंगे भी, लेकिन एप्लीकेशन पर आपके बैच में भी जो ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं 3 से 5 बैच में, ज्योग्राफी का वीडियो लेक्चर अपलोड करवाएंगे और ज्योग्राफी का होमवर्क देंगे। ठीक है, फिर वीडियो लेक्चर से जो है हर चीज का होमवर्क देंगे। पहले जो है इकोनॉमिक्स खत्म कर लीजिए और घटना चक्र खत्म कर लीजिए। इकोनॉमिक्स घटना चक्र होमवर्क से खत्म हो जाएगा तो फिर ज्योग्राफी और आगे फिर होमवर्क हम आपको बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, जितना बार पढ़ना है पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए किसका है देखिए आगे क्या था होमवर्क। तो इकोनॉमिक्स का होमवर्क कब तक के लिए? अगले शुक्रवार। और चैप्टर नंबर 4 और संस्थान का नोट है। और ऑनलाइन वाले लोग तो कभी करते हैं क्लास, कभी नहीं करते हैं। तो संस्थान के नोट है, पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर डाला हुआ है और वीडियो जो है आपको अपलोड किया हुआ है, जाकर के आप देखिए अगले शुक्रवार तक के लिए। ठीक है, आगे इसमें क्या था होमवर्क? 17 से 23 9। चलिए इसके बाद अगला होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 24, सिर्फ 24 नंबर है और कुछ नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 24 है खनिज संसाधन। उससे पहले आप होमवर्क हम आपसे पूछते हैं 213 से। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। पीत क्रांति या पीली क्रांति किसे तिलहन से। टैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसके लिए? मूंगफली के लिए। मूंगफली। वरुणा किसका प्रजाति है? सरसों ना। पूसा बॉल्ड सरसों। पीतांबरी सरसों। कोसल किस फसल की उन्नत प्रजाति? मूंगफली। ठीक है, मटर की पत्ती विहीन जाति अपर्णा क्या है? अपर्णा। बाहर एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की, किसकी? अरहर की। आगे बताइएगा। रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? कर्नाटक में। आगे बताइएगा। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म? चाय का। ठीक है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? भारत में एकमात्र राज्य केसर का उत्पादन करता है जम्मू। अच्छा एक बात बताइएगा, झूमिंग कृषि अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? झूम क्या है? खेती की। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कुमारी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाल्तरे, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दाहिया। क्या कहा जाता है? दाहिया। समझ गए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां है? त्रिची, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रांस बीन किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिपादक कुल। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर ना। कौन पौधा C4 छोड़ता है? कौन C4 पौधा है? मक्का। कौन C4 पौधा है? मक्का। आगे बताइए। कॉफी बोर्ड कहां है? बंगलुरु। कॉफी बोर्ड कहां है? बंगलुरु। रबर बोर्ड पट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। तंबाकू बोर्ड। आगे बताइएगा। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। किस क्षेत्र में? चलिए प्रथम कीटनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था, उसका क्या नाम? 2,4-D। समझ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज थारपर प्रजाति कहां पाई जाती है? राजस्थान। कहां पर? गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है शाही। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान किसका है? चलिए अगला होमवर्क दे दिया खनिज संसाधन। और सुन लीजिए, कल आपका क्लास है और उसके बाद 12:30 बजे से आपका टेस्ट भी है। ठीक है, कल आपका क्लास भी है और 12:30 बजे से टेस्ट भी है। पिछले वीक भी टेस्ट हुआ था, समझ गया। शनिवार को जो हुआ आंसर नहीं मिला, मुझे तोड़ देंगे हम। सोमवार को जो टेस्ट हुआ है उसका आंसर नहीं मिला है। क्लास टेस्ट जो हुआ उसका आंसर नहीं मिला है। वो तो वही पूछे हैं जो पढ़ाए हैं, उसमें तो 80-90% क्वेश्चन बन गया होगा, 10-20% नहीं बना होगा। 10-20% के लिए काहे से हल्ला कर रहे हैं, समझ गए। अरे क्लास टेस्ट का आंसर नहीं मिला है तो क्लास टेस्ट में कहां से क्वेश्चन दिए? बायोलॉजी के नोट से क्वेश्चन दिए हैं, हिस्ट्री में हिस्ट्री के नोट से क्वेश्चन दिए हैं, पॉलिटी में पॉलिटी के नोट से क्वेश्चन दिए हैं। सब चीज यानी बनाइयो दो, मुंह में देकर खिलाइयो दो, समझिए। 10 को 20 को क्वेश्चन नहीं बना होगा उसका आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं। यानी YouTube पे जाकर के जो है गलत चीज खूब देखिएगा, लेकिन जो है गूगल पे जाकर के उसका आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं, समझे। सब चीज हमारे भरोसे रहिए। तो कल आपका बायोलॉजी का क्लास है, आप अपना बायोलॉजी का क्लास कीजिएगा। और 12:30 बजे से जो शनिवार को टेस्ट होता है ना जी, फुल लेंथ टेस्ट का आंसर नहीं मिला है ना। और फुल लेंथ टेस्ट का आंसर याद करते हैं कि नहीं करते? याद करते जाइए, समझ गए। और आगे जो है देखते हैं, कुछ और सोचे हैं, कुछ बात सोचे हैं। तो आगे हम आपको जब शुरू कर देंगे तब अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पहले शुरू करेंगे उसके बाद बोलेंगे, समझे। तो आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और क्या, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और डेली टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? दीजिए, समझे, याद कीजिए वो सब। धन्यवाद। निकलने दीजिए हमको, तब निकलिएगा। सोमवार को जो क्लास टेस्ट हुआ था उसका आंसर नहीं मिला था, उसका आंसर हम देबो नहीं करेंगे, समझ गए। जो पढ़ाए हर चीज का आंसर हम ही देंगे, समझ गए। उसका आंसर हम नहीं देने वाले हैं, फुल लेंथ का आंसर मिल गया होगा, अपना जाकर खोजिए। आंसर गलत रहता है, को आंसर नहीं गलत रहता है। दिशा सिंह जी, अब एक आध को गलत रहता है, इसका क्या मतलब है? आंसर गलत रहता है।